ठीक है जी, नेक्स्ट चलो, सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। एक दिन भी पढ़ा था, ये याद है? उस दिन कॉन्फ्लिक्ट कुछ और था, आज कुछ और कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे असम और मेघालय बोल रहे हैं हमें नहीं खरीदनी है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास पहले से ही सरप्लस में है, और अगर ज्यादा खरीदेंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमारे ऊपर ही आएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा इश्यू चला दोबारा से सुबानसिरी और सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेके। पर याद रखना, ये वाला हाइडल प्रोजेक्ट बनाया दो स्टेट्स के बीच में गया है, एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। असम के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी आपने पढ़े थे, कौन कौन से थे? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोइदोम्स, ये 3 पढ़े थे। चलो ठीक है, सुबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, पहले इसका मुद्दा समझो। ऐसे नहीं होता कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी पर्टिकुलर रीजन में बनाई जाती है तो वो उन्हीं रीजन्स के लिए बनाई जाती है। पहले ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं की डिमांड फुलफिल करी जाएगी, उसके बाद बाकी स्टेट्स को अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे पंजाब का जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो भी अपना रोल प्ले करेगा। आपको यहाँ पे 2-3 चीजें समझनी है। नंबर 1, इशू क्या हुआ, यानी कि असम और मेघालय क्या चीज क्लेम कर रहे हैं, मेघालय ने क्या रीजन दिए कि हमें क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है वो। एंड नंबर 2 आएगा, क्या मेन रीजन क्या था, दैट इज कितनी यूनिट्स की ऊपर कॉस्ट आ रही है। पहले वो एक टाइम पे 2 रुपए से कम हुआ करती थी और आज के टाइम पे 7 रुपए से ऊपर जा चुकी है। पंजाब के केस में कितना है, जैसे 8.75 यूनिट्स मेरे ख्याल से मैक्सिमम है, कुछ ऐसे चलते हैं। उसके अलावा आपको जो मीटर लगा होता है उसका भी बिल पे करना पड़ता है। ठीक, चलो ये साइड चीजें आ गई, आप इस वाले इशू को समझो। असम और मेघालय को लेके ये आर्टिकल दोबारा से न्यूज में आया था, पर सुबानसिरी हाइडल प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में लोकेटेड है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है। असम और मेघालय ने बोला कि हम एक्स्ट्रा पावर परचेज नहीं करेंगे, और रीजन क्या बताया, हाई टैरिफ। यहाँ पे टैरिफ हम इंटरनेशनली नहीं बोल रहे, ये वाले जो टैरिफ है ये प्राइस की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को सोल्ड आउट करा जाता है कि कितने रुपए की यूनिट आपको बेची जाएगी, तो जो स्टेट होगा या कंज्यूमर जो भी है। अब इन्होंने बोला कि टैरिफ बढ़ता जा रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी हम आपसे परचेज कर रहे हैं, और ये बर्डन कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के ऊपर भी क्रिएट करेगा। अब जब कंज्यूमर पे आएगा तो स्टेट भी तो कुछ कंपनसेशन देने की ट्राई करेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर आएगा, इनडायरेक्टली स्टेट्स के ऊपर भी आएगा। तो स्टेट ने बोला कि लॉन्ग टर्म पावर नीड्स हमारी मेटअप हो चुकी हैं, हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे ग्रिड्स के अंदर चाहिए थी उतनी हमारे पास अवेलेबल है। यह भी केस हुआ। नेक्स्ट आते हैं, इशू को नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी ने डिस्कस करा। नाम से पता लग रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी, यहाँ पे सिर्फ असम या मेघालय नहीं आएगा, सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। रीजनल बॉडी है जो पावर प्लानिंग करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अब आया पंजाब का रोल। पंजाब का जो स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उन्होंने भी मना कर दिया है कि हमें और पावर परचेजिंग यहाँ से नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि टैरिफ बढ़ रहा है और हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी यहां से पड़ेगी। तो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी यही बोला कि जो हम 16 मेगावाट का शेयर लेते हैं फ्रॉम सुबानसिरी हाइडल प्रोजेक्ट से, वो हम डिक्लाइन करते हैं। रीजन क्या बताया कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, इकोनॉमिकल नहीं है हमारे लिए परचेज करना। मैंने बता दिया आपको शुरू में ही, कोई भी हाइडल प्रोजेक्ट होता है जरूरी नहीं है उसी स्टेट या आसपास की स्टेट परचेज करे, और स्टेट भी परचेज कर सकती हैं। तो इनका जो शेयर था यहाँ पे वो कितना है, 16 मेगावाट का, इन्होंने डिक्लाइन करा है कि हमें महंगी पड़ रही है ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स हैं। अब ये आ गया कंपैरिजन। अब जो टैरिफ है अगर 2009 में देखोगे 2 रुपए से कम की यूनिट आया करती थी, 2009 की बात करी, और वहीं पे 2026 में देखोगे तो मोर देन 7 रुपीज पर यूनिट ये जा चुका है। हमारी साइड भी 11 है, तो मतलब ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये वाला जो आ गया दैट इज 7 रुपीज पर यूनिट, ये 2026 बोला। एवरेज अगर देखो हाइडल टैरिफ जो लगते हैं 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, दैट इज 3.15 रुपीज पर यूनिट, ये एवरेज है। तो एवरेज से कई गुना ज्यादा आप जा चुके हो, 7 रुपीज पर यूनिट यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये पंजाब ने रीजन दे दिया अपना कि क्यों वो अपना 16 मेगावाट का जो पावर परचेज है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यूनिट्स यहाँ पे महंगी कर रही है। अब ये कॉस्ट अचानक से बढ़ी कैसे? 2009 से पहले इसकी जो कॉस्ट है वो 2 रुपए पर यूनिट जा रही है, 26 पे अचानक से 7 रुपए पर यूनिट आ गई। ये होता है तब जब आपका प्रोजेक्ट हो जाता है डिले, मतलब उसको बनाना आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था, बीच में कुछ गैप्स आए और फिर दोबारा से आप उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हो, तो कॉस्ट भी तो बढ़ती जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था अब उसको भी तो ओवरकम करना है। अगर उसको ओवरकम करना है तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर को बोला जाएगा अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको महंगी पड़ेगी। तो वही हुआ, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है पहले 6,285 करोड़ एस्टिमेट करी गई थी, अब जो कॉस्ट है ये 26,000 करोड़ तक जा चुकी है। तो यूनिट्स में इंक्रीमेंट बनता है एज पर द जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्रीमेंट आया। कंस्ट्रक्शन डिले हुए
और जो प्रोजेक्ट था उसको कई बार एस्केलेट भी करा गया, और ओरिजिनल एस्टिमेट के हिसाब से अब देखोगे तो वो 26,000 करोड़ पहुंच गए, कहां पे 6,285 करोड़ और कहां पे 26,000 करोड़, और इंटरेस्ट भी लग जाएगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। बीच में लोगों ने भी प्रोटेस्ट करे थे अरुणाचल प्रदेश और असम से, तो उस वजह से भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बार पॉज लगा। इंडिया का लार्जेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये, 2000 मेगावाट का, टोटल 8 चैम्बर्स बने हुए हैं प्रॉपर, जो 250 मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे। अभी सारे ऑपरेशनल नहीं है, पर ये टोटल बताई है 2000 मेगावाट की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। एंड 2005 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। फिर 2011 से 2019 तक ये जो कंस्ट्रक्शन थी इसे हॉल्ट करा गया। क्यों? क्योंकि लोकल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोर्ट में केसेस फाइल हुए, और कंसर्न क्या था, डैम की सेफ्टी, और दूसरा इकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि जब चाहे से आपने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाया, पर उससे भी क्या होता है, रिजर्वॉयर तो बनता है ना, तो आसपास की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होनी थी, तो इस वजह से भी इसमें बीच बीच में हॉल्ट लगे। और जो इशू था ये ऑनगोइंग गया, और रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई कई बार हाइड्रो पीकिंग के ऊपर। हाइड्रो पीकिंग, पानी, हाइड्रो रिप्रेजेंट कर रहा है पानी को, पीकिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है, तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा वाटर का फ्लो करवाओगे ताकि टरबाइन फटाफट से घूमे और एनर्जी ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सके। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जब बनाई जाती है पीक डिमांड आवर्स के टाइम पे, एक इशू ये, और दूसरा एलिफेंट्स को बचाना है, और जो वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट इस एरिया से होती है, तो वो भी कंसर्न बन रखे थे विद रिस्पेक्ट टू सुबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। 8 यूनिट्स है टोटल, जिसमें से 3 ऑपरेशनल हैं, और हर एक की कैपेसिटी देखोगे तो 250 मेगावाट की है, और टोटल कितनी आ गई, 2000 मेगावाट की कैपेसिटी। 8 में से 3 यूनिट्स ऑपरेशनल है, तो मतलब प्रोजेक्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी पार्शियल कंप्लीशन ही आपको मिलेगी। पावर एलोकेशन अब देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो 50% पावर का शेयर है वो तो जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, वो सीधा सीधा चला गया। बाकी कहां कहां पे गया, तो 22% तो दिया गया फर्म एलोकेशन। फर्म एलोकेशन का मतलब है कि कुछ स्टेट्स होंगी जिनका शेयर फिक्स कर दिया, नंबर 1। एंड दूसरा जो स्टेट है उनको उतना शेयर अब खरीदना ही पड़ेगा, उसके लिए उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ये आ गया 22%, जो किसको दिया गया, फर्म एलोकेशन में। फर्म एलोकेशन में कौन आ गई, स्टेट्स आ गई। एक फिक्स शेयर उन्होंने परचेज करना ही करना है, उसके लिए पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। 50% तो पूरा ही चला गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। ये वाला बाकी जो 50 बचा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा है। 13% आ गया फ्री पावर में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट्स को प्रोवाइड करी जाएगी। जो ये 13% फ्री पावर है, ये कंपनसेशन की फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि जब आपने डैम बनाया तो उससे इकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, कई लोगों को रेलोकेट करना पड़ा, तो ये जो 13% है ये फ्री पावर की कैटेगरी में आता है। एंड 15% दिया जाता है अनएलोकेटेड सेंट्रल शेयर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, और ये किसी भी स्टेट को दिया जा सकता है जिसको जरूरत होगी, तो ये अनएलोकेटेड वाला पार्ट आ जाता है। तो 22, 13 और 15% का रेशो बना। 22% याद रखिएगा, ये फर्म एलोकेशन है, जो फिक्स है, शेयर किसको, स्टेट को दिया गया है, और स्टेट को वो खरीदना ही पड़ेगा और पेमेंट करनी ही पड़ेगी। एंड 13% आ गया फ्री पावर, ये कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है उन एरियाज में जहां पे वो लैंड और इन्वायरमेंट लोकली इंपैक्ट हुआ था। एंड 15% अनएलोकेटेड सेंट्रल शेयर है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा हुआ है, और इसको किसी भी स्टेट को दिया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। डन, ये बाकी का एलोकेशन यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, असम और मेघालय ने रिफ्यूज करा कि हमने एक्स्ट्रा पावर को नहीं परचेज करना है, और किस वाले पार्ट से, अनएलोकेटेड सेंट्रल पूल से। ये वाला, ये जबरदस्ती इनके ऊपर थोपा जा रहा था, जो ये 15% वाला है। और इसमें क्या बोला है, किसी भी स्टेट को दिया जा सकता है एज पर द नीड, आप जबरदस्ती नहीं बेच सकते हो। एक तो अनएलोकेटेड वाला पार्ट है, ऊपर से कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, और असम और मेघालय बोले हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं परचेज करेंगे। और दूसरी तरफ एक हाई टैरिफ आपने रीजन देखा, और साथ में कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमें जब जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों खरीदें, वो वाली सिचुएशन बनी है। एंड मेघालय ने क्या रीजन मेंशन करा, इन्होंने बोला कि ऑलरेडी 2027 में एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा, दैट इज मिंट डू लेशका स्टेज 2, ये 210 मेगावाट की एनर्जी क्रिएट करेगा। तो बोला कि हमें अभी के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये भी तो एनर्जी जनरेट करके देगा। तो वो जो अनएलोकेटेड वाला शेयर है, जो आप बोल रहे हो कि आप खरीद लो इसको, हम इसे परचेज नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी सरप्लस हाइड्रो पावर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मेघालय ने यहाँ पे रीजन बताया। ये जो मिंट डू लेशका स्टेज 2 है, इसको याद रखिएगा, ये मेघालय में है, रिवर का नाम ही है मिंटू, तो उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। टैरिफ कंसर्न ये तो बता ही दिया इन्होंने कि एवरेज देखोगे तो 3.75 रुपीज पर यूनिट पड़ रहे हैं, और आपका जो चला गया वो 7.7 रुपीज पर यूनिट जा चुका है, जो कि काफी ज्यादा है अगर एवरेज के साथ कंपेयर करें। और इसे कॉस्ट जो होगी वो ओवररन कर जाएगी कस्टमर्स के ऊपर, यानी कि जो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी के, उनके ऊपर भी बर्डन पड़ेगा। और असम ने बोला कि जो 78 मेगावाट
फॉर्म वाली कैटेगरी के जो अंडर आ रहा है, वो जो 22% वाला कैटेगरी आपने देखा था, प्लस 7.5 मेगावाट, ये वाला हम लेते चलेंगे। पर जो अनएलोकेटेड शेयर जो आप बोल रहे हो हमें कि खरीद लो 49.65 मेगावाट का, ये हम नहीं खरीदेंगे, इसके लिए रिफ्यूजल दिया है। सेम मेघालय का वो जो फॉर्म वाला कैटेगरी है उसमें 19 मेगावाट और कोई फ्री पावर इनको नहीं जाती है, और जो अनएलोकेटेड वाला पूल था उसमें से बोला 36.75 मेगावाट इसको आप परचेज कर लो, तो इसके लिए रिफ्यूजल करा हुआ है। रीजंस याद रखना बस। और स्टेट की अगर पोजीशन देखिए तो पावर परचेज एग्रीमेंट स्टेट्स ने ऑलरेडी साइन करे होते हैं, जिसके तहत जो एक्स्ट्रा पावर है अगर परचेज कॉस्ट इंक्रीज करती है तो वो फर्दर किसको दी जाएगी, कंज्यूमर को। तो बर्डन किसके ऊपर आएगा, कंज्यूमर को। फिर कंज्यूमर कंप्लेंट करेंगे फिर से किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, कि आपने तो कॉस्ट बढ़ा दी। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे मर्ज कर सकती है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी ने स्टेट्स को बोला है कि आपने रिफ्यूजल करा, इसको और जस्टिफाई करिए, और ये जो मैटर है ये अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास जा सकता है अगर ये सॉल्व नहीं करा गया। तो अभी के लिए जो बनाया गया है ना 22, 13 और 15% वाला रेशियो, वो एज इट इज ही चलेगा जैसे चल रहा है जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ। मतलब परचेज करनी पड़ेगी, हाँ अभी वही देख रहे हैं, पर जा सकता है केस, मतलब जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हाँ ये वही है। पहले जब पढ़ा था वो फॉरेस्ट का ही क्लेम हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, ये वही है कि फॉरेस्ट आप कोलेटरल के ऊपर नहीं रख सकते। हाँ ठीक है जी, करंट स्टेटस याद रखिएगा। तो अभी रिवाइज जब तक नहीं हुआ तब तक वैसे ही चलेंगी चीजें। और सुबानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 8 यूनिट्स देखी, जिसमें से 3 वर्किंग है। हर एक यूनिट की कैपेबिलिटी 250 मेगावाट की रहेगी, यानी कि टोटल 2000 मेगावाट। और ये कौन सी रिवर पे बना है, तो सुबानश्री रिवर जो असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर वाला पॉइंट है वहीं पे, अगर मैप पे देखोगे सुबानश्री रिवर, इस पॉइंट के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। सुबानश्री रिवर आती है फ्रॉम तिब्बत, फिर एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश, देन असम में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिल जाती है। तो ये भी याद रखना। और 250 मेगावाट की कैपेसिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केल देखोगे तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम बना है, प्लस जब इतनी हाई रीजन से कोई भी रिवर फ्लो करती हुई आती है तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी आप चलाते हो, कि जो टरबाइन है नेचुरल फ्लो के साथ ही वो स्पीड अप हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे भी ये चलता है। 116 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम यहाँ पे बना रखा है। देन सुबानश्री रिवर के बाद बारे में भी थोड़े से पॉइंट्स याद रख लो। इसको गोल्ड रिवर भी बोला जाता है। गोल्ड रिवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बेड है उसके ऊपर गोल्ड की डस्ट मिला करती थी एक टाइम पे, हिस्टोरिकली ये माना जाता है, तो वहीं से ये नाम डिराइव हुआ। और ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो तिब्बत से आती है और इंडिया में एंटर कर जाती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और फाइनली असम में जब जाती है तो किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की ये कौन सी ट्रिब्यूटरी हुई, राइट या लेफ्ट, ये राइट आएगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर ये वाला फ्लो आ गया, तो फ्लो के हिसाब से आपने फेस करना होता है, तो ऊपर वाली आ गई राइट और नीचे वाली आ जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र की, और गोल्ड डस्ट के लिए हिस्टोरिकली ये रिवर बहुत ज्यादा फेमस थी। तो शाइनी येलो पाउडर यहाँ पे होता था, तो इसके बेड वगैरह में मिलता है। इवन जब माइनिंग करी जाती है तब भी कई बार ये डस्ट निकल के आती है, तो तभी इसका नाम रखा गया, दैट इज गोल्ड रिवर। और लोकल वर्ड इसके लिए सुबर्णश्री भी है, तो ये भी याद रख लेना। कोर्स एंड ज्योग्राफी अगर देखो, अब तिब्बत से आई, जो कि कहीं ना कहीं चाइना ने नेक्स्ट कर लिया था। तिब्बत से जब आएगी तो इंडिया में एंटर करेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी जो मिरी हिल्स लोकेटेड है वहां से ये एंटर करेगी। अभी आपने पीछे मिंट डू करके एक प्रोजेक्ट भी देखा, कौन सी स्टेट में, मेघालय में। वो जो जयंतिया हिल्स वाला पार्ट है ना, वहां पे वो लोकेटेड है रिवर, ठीक है, वहीं पे वो प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। पर ये वाली बात करी सुबानश्री रिवर की, मिरी हिल से एंटर करेगी इन अरुणाचल प्रदेश, और फिर जब असम में जाएगी तो एक रीजन है असम के अंदर, दैट इज जमुरी घाट। जमुरी घाट में जाके ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर मिल जाती है। तो एक ट्रिब्यूटरी आपने देखी सुबानश्री, जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र की, और कौन से लोकेशन पे ये मीटअप करती है, तो जमुरी घाट। और याद रखना ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, स्टीप डिसेंट है, मतलब ऊपर माउंटेन रेंजेस है, और एकदम से जब आएगी तो काफी फ्लो के साथ आती है। तो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऐसी रिवर्स के ऊपर चलाए जाते हैं। और रिवर बेसिन इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, जहां पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, यूनिक स्पीशी भी होती है, पर दिक्कत क्या आ रही है, वो स्पीशी थ्रेटन हो चुकी हैं। क्यों, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डैम्स बन रहे हैं, तो उससे थ्रेटन भी है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी के लिए हमने जस्ट टच कर लिया इसको। इवन यहाँ पे यूनिक बोला तो गेंग्स रिवर भी आपको मिलेगी, जिसका IUCN स्टेटस अभी के लिए एंडेंजर्ड में आता है। तो गेंग्स रिवर डॉल्फिन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और हिल स्ट्रीम वाली फिश स्पीशीज तो है ही है। ये वाला मैप थोड़ा सा एनालाइज कर लो,
पीछे ये वाला ज्यादा बेटर है। ब्लैक कलर जो दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाएगा। देखो जो के से स्टार्ट होती हैं ये दोनों ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कोलोंग है, कोपिली है। धनशिरी भी काफी ज्यादा पॉपुलर रिवर है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है ब्रह्मपुत्र की। वैसे ही दिकोऊ भी है, दैट इज अगेन ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। देन ऊपर आती है दैट इज भारली नारसी भी किसकी आ जाती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहाँ लोहित है, ये दिबांग के साथ मिल रही है, ऊपर से सियांग रीजन आ गया, ये भी मिल रहे हैं, तो ये भी किसमें आ गए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के अंदर। थोड़ा सा आइडिया रखना, ये देखो के डी और ये ऊपर सारा लोहित तो पॉपुलर है, लोहित आपको ध्यान में रह जाती है। उसके बाद ऊपर से तीस्ता आई, तीस्ता सिक्किम एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए, तो ये कौन सी साइड में आएगा, राइट वाली साइड में, तो ये भी तीस्ता आ गई। संकोश याद रखना, ये भी राइट बैंक है। मानस रिवर एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी है, मानस नेशनल पार्क। वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था, तो वो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे बोला गया है। इसके बाद आती है बारा नदी, और बारा नदी के बाद ये वाली आपने देख ली, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, दैट इज सुबानशिरी। ये राइट बैंक में आते हैं। एक सवाल आता है रिवर्स के ऊपर कि लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इनकी बताओ। अब सबकी याद नहीं रहती, पर हाँ जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको आप रिवाइज करके जा सकते हो। ठीक, जमुरी घाट, यहाँ पे जमुरी घाट रीजन है, वहीं पे सुबानशिरी रिवर ब्रह्मपुत्र के साथ मर्ज कर जाती है। ट्रिब्यूटरी बोला मतलब खुद को ट्रिब्यूट कर रही है एक बड़ी नदी के अंदर। वैसे डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, जो मेन रिवर थी वो सेपरेट कर जाती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती है, मतलब उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया खुद को। ठीक है, ट्रिब्यूटरी।